मैं नागपुर में एक छोटी सी बस्ती है आदिवासियों की। उस बस्ती में मेरा जन्म हुआ और मेरा एजुकेशन नागपुर में प्रारंभिक एजुकेशन हुआ। बाद में मैं आंध्र प्रदेश से एजुकेशन किया। उसके बाद में जितने भी मैंने अलग से जो डिप्लोमास किए हैं, ह्यूमन राइट्स पर, कल्चर पे, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स पर, एट्रोसिटीज़ पर जो डिप्लोमा मैंने किए और अन्य सब्जेक्ट्स पे जो रिसर्च किए, वो मैं अलग अलग राज्यों में किया हूँ। और मेरा जो बैकग्राउंड था, मेरा परिवार का जो बैकग्राउंड है, वो एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से है। मेरे दादाजी रिक्शा चलाते थे। मेरे पिताजी रेलवे में स्पोर्ट्स के वजह से वो काम, उनको नौकरी लगी। मेरी माताजी भी बाद में एक परिवार, गरीब परिवार से थी, उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण करके, हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, 5 भाई बहनों का। मेरे मामा के बच्चे, मेरे आतिया के बच्चे, ये सब एक संयुक्त रूप से हम लोग एक साथ रहते थे। और आज भी हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है, सब मध्यम वर्गीय है। मैं हमारे परिवार में इस बात से मेरे को समाधान है कि पहले मेरा बहुत विरोध करते थे मेरे घर के लोग कि भाई आपने नौकरी छोड़ दिया, आपने कुछ शादी नहीं किया, कुछ नहीं किया, आप ये सब काम कर रहे हैं। मेरे भाई लोग, मेरी माता जी, पिताजी तो बहुत जल्दी गुजर गए थे। तो ऐसे समय जब परिवार को मेरी ज़रूरत थी, मैं ये डिसीजन ले लिया कि भाई मैं नौकरी छोड़ के समाज में काम करूँगा। तो इससे काफ़ी लोग नाराज़ थे, लेकिन जैसे जैसे उनको ये समझ में आ रहा है कि जिस बिरसा मुंडा को हमारे समाज में लोग जानते नहीं थे, आज पूरा भारत जानने लग गया है। कुछ हद तक के इसमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने काम किए, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का अमूल्य समय दिए। मेरे साथ साथ ऐसे कई कार्यकर्ता है जिन्होंने मिशन में काम किया। आज बहुत खुशी हो रही है हमको कि देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति बिरसा मुंडा को याद कर रहा है। इस बात का समाधान है। थोड़े घर वाले नाराज है, लेकिन उतने नाराज नहीं है। उनको आज ऐसा लगता है कि जो काम इन लोग कर रहे थे वो सही दिशा में था। सामान्यतः एक जो व्यक्ति होता है उसका सामान्यतः अपना जीवन जो जीता है वो ये सोचता है कि मैं अपना जॉब करूं, साथ जॉब करने के बाद में बच्चे हों और ये सब चीजें एक सामान्य व्यक्ति जीता है। लेकिन आपने जो रास्ता जो चुना उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या था कि आप वो कारण क्या था जिस कारण से आपने इस रास्ते को चुना और पूरे समाज में आप एक जन जागृति के लिए हर एक राज्य में जाते हैं और वहां पे जाके जन जागृति करते हैं? देखिए, ये सर्वसाधारण जीवन से नामुमकिन काम है। ये काम में आपको पूरा समय देना पड़ता है। आपको शुरू में किसी न किसी को तो सामने आना चाहिए। मैं ही नहीं, ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं। आपने मुझे क्रांतिकारी बोला, मैं क्रांतिकारी नहीं हूँ, क्रांतिकारियों के विचारों का प्रचारक हूँ। मैं इस देश में जिनको लोगों ने भूल गए थे, आदिवासियों का संघर्ष बुनियादी रूप से जंगलों में हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, उसकी दखल किसी ने नहीं लिया। और जो कुछ आज हमको इतिहास समझ में आ रहा है, उसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है। भले वो हमारे दुश्मन रहे होंगे, लेकिन हमारे दुश्मन ने हमारे बारे में सच बोला है, इस बात का समाधान है। खास करके ऐसे अंग्रेज जिन्होंने आदिवासियों की एंथ्रोपोलॉजी पर रिसर्च किया। आदिवासी कौन है, क्या है, ये देश में किसी को मालूम नहीं था। तब एल्विन जैसे लोगों ने, वेरेल एल्विन जैसे लोगों ने, डॉक्टर हट्टन जैसे लोगों ने मानव शास्त्र सब्जेक्ट को सामने लाया, एंथ्रोपोलॉजी को सामने लाया। उस एंथ्रोपोलॉजी ने इस देश के सब आदिवासियों को समझाया, विश्व को समझाया कि भारत के मूल मालिक कौन है। इस बात का हमको यानी ये जब देखते हैं हम, तो हमको ऐसा इंस्पायरेशन मिला कि भाई बाकी लोग अगर इस आदिवासी समाज के लिए काम कर सकते हैं, तो हम अगर आदिवासी और हमने काम किया तो कोई एहसान नहीं किया, हमने अपनी कौम के लिए काम किया। जब जब जन्म मिलेगा इस कौम में, हम लोग इसके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहेंगे। वर्तमान समय में आदिवासी युवा, आदिवासी व्यक्ति अपनी मूल आइडेंटिटी जो है उसे छोड़ता जा रहा है। अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने देवी देवता वो भूलता जा रहा है। तो ऐसे परिदृश्य में आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में आदिवासियत को कैसे बचाया जा सकता है? 2 बातें ध्यान में रखिए आप। एक, अगर कोई व्यक्ति आदिवासी है और वो क्रिश्चियन बन गया, वो मुस्लिम बन गया, वो सिख बन गया या हिंदू बन गया, धर्म ग्रहण करने से उसकी संस्कृति नष्ट नहीं होती। संस्कृति के जो बीज है उसके ब्लड में होते हैं। उसके कल्चर के जो बीज है आज भी उनके पास में है। धर्म एक ऊपरी आवरण है, संस्कृति ये आंतरिक आवरण है, जो जरूरी चीज है, आवश्यक चीज है,
संस्कृति, भारत में नहीं विश्व के किसी भी देश में जाइए आप, वो दूसरे धर्म में भी अगर धर्म को ग्रहण कर लिया है तो वो आदिवासियत को नहीं छोड़ा है। भारत में ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है कि आदिवासी पढ़े लिखे नहीं थे। जो भी आदिवासी जाता था स्कूल में उसके सामने हिंदू लिख दिया जाता था, जहाँ क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिख दिया जाता था। यानी सभी धर्म संप्रदाय के लोगों ने आदिवासियों को धार्मिक बनाने की कोशिश की। आदिवासियों को अपनी संख्या बल बढ़ाने का साधन समझ लिया गया इस देश में, और यही हो रहा है। और दूसरी पॉलिटिक्स यह है कि आदिवासियों को ये पहचान ना हो कि भाई वो इस देश के मूल मालिक है, पहले व्यक्ति है, पहले सिटीजन है, इस बात की जानकारी उस तक ना पहुंचे, इसलिए एक अलग टाइप का भ्रम इस देश में फैलाया जा रहा है। ये जो आप धार्मिक राष्ट्र की बात चल रही है, ये देश तो ऐसे ही धर्मनिरपेक्ष है। आदिवासियों ने किसी धर्म का कभी अपमान नहीं किया। सभी धर्म के लोगों को देखना, समझना, उनकी इज्जत करना, ये आदिवासियों के स्वभाव में है। लेकिन इससे कोई आदिवासी अगर कोई हिंदू के मंदिर में जाता है या मुस्लिम की दरगाह में जाता है तो आदिवासी का धर्म नहीं बदलता। आदिवासी का मूल है, वो सबकी कदर करता है, लेकिन उसका जो अपना बेसिक कल्चर है उससे आज भी आदिवासी नहीं हटा है, चाहे देश का कोई भी हो। अगर वो अपने आप को हिंदू भी बोल रहा होगा तो उसके खून में आदिवासियत है। आप किसी का डीएनए नहीं बदल सकते, उसका धर्म बदल सकते हो, लेकिन उसका डीएनए और उसका कल्चर नहीं बदल सकते, क्योंकि धर्म ये ग्रहण करने वाली चीज है, संस्कृति ग्रहण करने वाली चीज नहीं है, ये परमानेंट चीज है। ये आपको बाय बर्थ आपके एंशियंट यानी आपके पूर्वजों से, प्राचीन काल से ये आप तक के आई है, और ये चीज नहीं बदल सकती है। कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि आदिवासियों को धार्मिक ढांचे में डालने की बात कर रहे हैं, उनकी पहचान को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, ये नामुमकिन है। आदिवासी समझ रहे हैं, भी पढ़े लिखे युवा वर्ग जो है वो किसी के झांसे में नहीं जा रहे। हाँ, ये मजबूरी हो सकती है कि किसी संगठन में जाके काम कर रहे हैं, कोई और दूसरे संगठन में काम कर रहा है, ये मजबूरी हो सकती है उनकी, लेकिन उनकी मजबूरी को आप उनकी जरूरत या उससे तोलना, यानी ये समझ लेना कि भाई उन्होंने स्वीकार कर लिया, ये कतई नहीं है। आदिवासी संस्कृति के आगे जब वो संस्कृति को समझ लेता है तो किसी धर्म की जरूरत नहीं है। संस्कृति तो कारखाना है, यहाँ से भगवान पैदा हुए हैं, और हमारे मिशन का एक कहना है, हम लोगों का रिसर्च है, दुनिया का रिसर्च है कि भगवान पैदा नहीं हुआ था भारत में, तब से आदिवासी रहते हैं। ये बेसिक है। वर्तमान परिदृश्य में आदिवासियों को आदिवासी ना कहते हुए एक अलग ही नाम से पुकारा जा रहा है, जैसे जनजाति या फिर वनवासी। मुख्य रूप से इसमें बीजेपी और संघ के लोग जो है वो इन्वॉल्व है। और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि जो जनजाति जो कहा जा रहा है, वनवासी कहा जा रहा है, मूल आदिवासियों की जो पहचान जो आदिवासी शब्द से है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, भारत का संविधान बोलता है, जिसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है 2010-2011 में, उसका अर्थ बताया है कि दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया। आदिवासियों को कानूनी दायरे में लाने के लिए, उनको एक जगह लाने के लिए शेड्यूल बनाया गया है, जिसको अनुसूची बोलते हैं। और उनको ट्राइब इसलिए बोला गया है कि वो यहाँ के धार्मिकता से दूर है, यहाँ के बाकी लोगों से उनका सेपरेट कल्चर है, एक यूनिक कल्चर है उनका, इसलिए उनको ट्राइब बोला गया है। और जो ट्राइब है वही एबोरिजिनल पीपल है, ऐसा प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में आया, और जो एबोरिजिनल पीपल है वही इस देश के आदिवासी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसका इंटरप्रिटेशन किया कि भाई जो शेड्यूल ट्राइब है वही आदिवासी है। अब दुख की बात यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये आदिवासी है, और हमारे आरएसएस के भाई लोग बोलते हैं कि ये जनजाति के लोग हैं। संविधान बोल रहा है, संवैधानिक भाषा नहीं है ये जनजाति, ये एक द्वेष है आदिवासियों के प्रति। उनके मन में एक कट्टरता है, उनके मन में एक दुश्मनी जैसी सोच है कि भाई ये लोग देश के मूल मालिक बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे हिंदुत्व का क्या होगा। अरे भाई, आदिवासी को मूल मालिक बोलने के बाद हिंदुत्व खतरे में नहीं आता है। यहाँ पे आदिवासियों की आदिवासियत अगर बच जाएगी, इससे किसी धर्म को खतरा नहीं है। संविधान बोलता है कि ये देश के मूल मालिक है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है देश के मूल मालिक है, आदिवासी है। दुख की बात है, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं जनजाति है। यानी आप उनकी आइडेंटिटी को खत्म कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशनल काम कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे। ये देश में संवैधानिक भाषा का उपयोग आदिवासी के प्रति नहीं हो रहा है।
जो भाषा आदिवासियों के प्रति उपयोग में ला रही है वो गैर संवैधानिक भाषा है। दुख की बात तो यह है कि 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला है कि आदिवासी भारत में नहीं रहते हैं, भारत में आदिवासी नहीं है। उतना ही नहीं कि ये जो एक बड़ी संख्या में पाए जाने वाले भीलवंशीय लोग हैं, इनकी जो भाषा है वो संस्कृत के शब्दों से मिलती जुलती है और उसमें ज्यादातर संस्कृत के शब्द पाए जा रहे हैं, इसलिए ये भी आदिवासी नहीं है। ये जो बोलना है किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर लेना है, ये दुखदायी बात है। भारत का संविधान उनको आदिवासी बोलता है और भारत के लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में वो बोलते हैं कि भील आदिवासी नहीं है। आपने एक कौम के साथ दुश्मनी निभाई है, ये अच्छी बात नहीं है। और ये बोल देना कि भारत में आदिवासी ही नहीं है, ये गैर संवैधानिक भाषा है, ये गैर संवैधानिक विषय है जिसको आपने संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा है। विश्व के किसी देश ने अपने संविधान के खिलाफ में बयान नहीं दिया, संविधान के अनुरूप बयान दिया है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने आदिवासियों के खिलाफ में, संविधान के खिलाफ में जाके यानी वहां बयान दिया है। ये दुखदायी बात है, इस लड़ाई को हमको लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आदिवासी कमजोर है, ऐसा नहीं है। ये लोगों ने उसको पॉलिटिकल ड्रामा में फंसा के रखे हैं, उनको राजनीतिक खेल में फंसा के रखे आदिवासियों को। उनको ऐसा लगता है कि आदिवासी 7.5% है, ये क्या कर लेंगे। भारत में 13 राज्य आदिवासियों के हैं, 102 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है। 102 लोकसभा सीटें मामूली नहीं होते हैं, वहां डिसाइडिंग होते हैं आदिवासी। अगर 102 लोकसभा सीटों में आदिवासियों ने अपने समाज के फेवर में भी डिसीजन लिया तो इस देश में सत्ता आदिवासियों के बगैर कोई पार्टी की नहीं आ सकती, ये सच्चाई है। वर्तमान समय में बिरसा मुंडा को शासन प्रशासन अब याद करने लगा है और अभी के समय में बिरसा मुंडा के नाम से कार्यक्रम भी होने लगे हैं। जनजातीय गौरव दिवस के नाम से शासन प्रशासन भी कार्यक्रम करने लगा है। बिरसा मुंडा के शहादत के आज लगभग 120 वर्ष बाद शासन प्रशासन को उनकी याद क्यों आ रही है, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप सूरज को हाथ नहीं दिखा सकते, ढाक नहीं सकते। एक न एक दिन यह बात इस देश में आनी थी। अब विश्व के बाकी देशों के लोग भी जो भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं वो जान रहे हैं कि भारत में वास्तविक स्वाधीनता की लड़ाई किसने लड़ा, इस देश की आजादी की लड़ाई बेसिक किसने लड़ा। एक बात देखने लायक है कि जब अंग्रेजों के साथ आदिवासी लड़ रहे थे तब यहाँ के उच्च वर्णीय, यहाँ के जमींदार साहूकार वो अंग्रेजों के साथ में थे और ये दोनों ताकतों से आदिवासी लड़ रहा था। एक तरफ उपनिवेशवाद से, एक तरफ जातिवाद से, एक तरफ वर्णवाद से और पूंजीवाद से भी आदिवासी समाज के लोग लड़ रहे थे। आदिवासियों ने जो लड़ाई लड़ी वो कोई सत्याग्रह नहीं था, पॉलिटिकल पावर के लिए लड़ाई नहीं लड़े, उन्होंने अपनी सोशल पावर के लिए लड़ाई लड़े। बिरसा मुंडा का संघर्ष जो आज भारत में बताया जा रहा है, वास्तविकता में गांधी जी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया, ये कोई नहीं बोलता है। डॉक्टर अंबेडकर ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया, ये कोई नहीं बोलता है। ये दो नेता, देश के दो राष्ट्रीय प्रमुख नेताओं ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया है। और बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो इस देश को देश नहीं बोला जाता। ये राष्ट्रीयता की संकल्पना बिरसा मुंडा के आंदोलन से खड़ी हुई है, ये सच्चाई है। भारत छोड़ो आंदोलन बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरित है और जिसकी आज बुनियाद देखो कि भारत के हर आदमी को भूधारक बोलते थे अंग्रेज, यहाँ के पेशवाई लोगों को भूधारक बोलते थे, भूमालक नहीं बोलते थे। बिरसा मुंडा के आंदोलन ने लैंड एक्विजिशन को प्लीट किया इस देश में। पहला लैंड एक्विजिशन एक्ट जो बना वहीं से भारत के संविधान की शुरुआत हुई है, वहीं से भारत में संवैधानिक भाषा की शुरुआत हुई है, वहीं से कानून बनने शुरू हुए। बिरसा मुंडा के आंदोलन को भारत का सबसे सर्वोच्च आंदोलन माना जाएगा। बिरसा मुंडा का आंदोलन टंट्या भील के आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता था। राघोजी भांगरे, तिलका मांझी, सिद्धू कानू, वीर नारायण, बाबूराव शेरवा के ऐसे कई आदिवासी वीरों के आंदोलन का एक नेतृत्व था। वो ये आदिवासी वीरों के आंदोलन का वास्तविक वैचारिक नेतृत्व यानी बिरसा मुंडा का आंदोलन था। बिरसा मुंडा के आंदोलन को केवल आदिवासी तक सीमित करने का पॉलिटिक्स था। आदिवासियों के इतिहास को नहीं लिखा गया। उनके मरने के बाद 120 साल बाद देश का प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा को याद करता है। कुछ दिन पहले, एक 20-25 साल पहले पार्लियामेंट में बिरसा मुंडा जी की मूर्ति लगाई गई थी। एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन बिरसा मुंडा जी का इतिहास ना एनसीईआरटी में था, ना यहाँ पे किसी एजुकेशन में बिरसा मुंडा के इतिहास को, आदिवासियों के इतिहास को पैराग्राफ में
समेट दिया गया। इस देश में धार्मिक इतिहास पढ़ाया जा रहा है, सामाजिक इतिहास कहाँ पढ़ा रहे हैं, सांस्कृतिक इतिहास क्या पढ़ा रहे हैं। संस्कृति, भारत की मूल संस्कृति यानी आदिवासी संस्कृति। किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक और धार्मिक पूछो उनसे कि उनके पास क्या संस्कृति है। वास्तविकता में संस्कृति बोलते किसको, कल्चर किसको बोलते हैं। भारत का मूल कल्चर यानी आदिवासी कल्चर है। बिरसा मुंडा का आंदोलन उस मूल कल्चर को लेके था। जल जमीन जंगल, जल जमीन जंगल नहीं होती तो देश हवा में नहीं बनता। अगर देश को जमीन नहीं मिलती, जमीन की लड़ाई अगर नहीं लड़ी जाती इस देश में, तो हवा में देश नहीं बनता। आपको देश की सीमाएं तय करनी पड़ती है, जिसकी जमीन उसका देश। यह बिरसा मुंडा का कहना था। बिरसा मुंडा ने और पूरे आदिवासियों ने जल जमीन जंगल की लड़ाई लड़े। अंग्रेजों ने जमीन छोड़ी, किसके वजह से छोड़ी। आज पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान बनने के पीछे आंदोलन किसका था। वो जमीन उनको कैसे हाथ में आई, वो आदिवासियों की वजह से आई। आज आप भारत बनाए, भारत की जमीन किनकी वजह से हाथ में आई, आदिवासी की वजह से आई। अरे जमीन की बेसिक लड़ाई किसने लड़ा, मेरे को बता दीजिए कि जमीन पर सशस्त्र संघर्ष किसने किया है। आप भगत सिंह के संघर्ष को देखते हैं, हम वो एक अलग टाइप का रिवोल्यूशनरी संघर्ष था। आप नेताजी के संघर्ष को देखते हैं, गांधी जी के संघर्ष को देखते हैं। ये पॉलिटिकल रिफॉर्म का, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, सत्ता परिवर्तन का संघर्ष हो सकता है, लेकिन मूल संघर्ष जिन्होंने हथियारबंद लोगों से लड़ाया है, उस संघर्ष की तो चर्चा भी नहीं होती इस देश में। बिरसा मुंडा को याद किया जा रहा है, यहां तक ठीक है, लेकिन बिरसा मुंडा के लोगों को, उनकी वास्तविक पहचान को छुपाया जा रहा है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि आदिवासी गरीब है, उसके नेता दबे हुए हैं, वो डरे हुए हैं, नेता कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वो किसी पार्टी के प्रेशर में है, किसी संगठन के प्रेशर में है। लेकिन आदिवासी का खून बेईमान नहीं है, ये हमको विश्वास है। वो नेता कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, एक समय आएगा अपनी आदिवासियत के लिए वो लोग सब चिल्लाएंगे, वो आवाज उठाएंगे। प्रधानमंत्री अगर चाहे आदिवासियों की बात को ये बोलना कि भाई ये जनजाति के लोग हैं और उनको आदिवासी नहीं बोलना, ये हमारे लिए बहुत दुखदायी बात है। बोलने में क्या, आपने आदिवासियों को आदिवासी बोलने में क्या नुकसान है, ये बताइए। अगर आपको कोई नुकसान है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई ऐसा प्लान है जो आदिवासी मुक्त भारत की संकल्पना आप करना चाह रहे हो, यानी बिगर आदिवासियों के भारत की संकल्पना इस देश में की जा रही है। ऐसा षड्यंत्र है, ऐसा महसूस हो रहा है हमको कि आदिवासी मुक्त भारत यानी आदिवासियों के बगैर भारत का निर्माण करने की बात चल रही है। ये बहुत दुखदायी बात है। देश का सबसे पहला आदमी आज देश का सबसे आखिरी आदमी बन गया है। उसको मजदूर भी नहीं कहा जा रहा है, उसकी मजदूर नहीं, मजबूर मजदूर के रूप में उसकी पहचान बन गई है। उसको काम भी नहीं है, उसके पास साधन भी नहीं है, उसकी जीवन अस्तित्व का प्रश्न है। जो आदमी अपने जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा है, उसको गैर, तुम संविधान विरोधी या राष्ट्र विरोधी घोषित करके उसको मार रहे हो। ये और सब आदिवासी क्षेत्रों में असंतोष फैला हुआ है। जो बुनियादी आदिवासी क्षेत्र है वहां पूरी फोर्स घुसी हुई है। आदिवासियों के बीच में संघर्ष चल रहा है, जिसको नक्सलवादी, अलगाववादी ये नाम देके कर रहे हैं। हमारे हिस्से में 70% लड़ाई लड़े हमने भारत की, और भारत की 70% लड़ाई लड़ने वाले कौम के हिस्से में क्या आई, गरीबी, मुफलिसी, नक्सलवाद, भूखमरी, बेरोजगारी। नक्सलवादी गतिविधियों से आप कोई भी आदिवासी युवक को ये लोग एक टैग लगा देते हैं, नक्सलवादी, यानी उसने थोड़ा विद्रोही बात किया या सरकार के खिलाफ में बात किया तो वो नक्सलवादी हो गया। और नक्सलवादी बोलने के बाद आपको मारने की परमिशन मिल जाती है उसको। ये प्रैक्टिस चल रही है। लड़के लड़कियां, 13-13 साल की लड़कियों के हाथ में बंदूक है। ये परिस्थिति पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सिर्फ एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन 13-13 साल की लड़कियां, कोई बंदूक पकड़ रही है, किसी को बेचा जा रहा है। ये परिस्थितियों पे कोई चर्चा नहीं कर रहे। और वो देश के प्रधानमंत्री करे ना करे, हमारे समाज के नेता भी इस प्रश्न पे बात नहीं करते, इस बात का दुख है। अधिकारी भी इस प्रश्नों पे बात नहीं करते खुल के, इस बात का दुख है। युवा पीढ़ी जो है वो कंफ्यूज है, उनको मार्गदर्शन करने वाले कोई लोग नहीं है। तो भारत का सबसे गरीब आदमी, भारत का सबसे शोषित आदमी, भारत का सबसे दुखी आदमी अगर कोई है तो वह है आदिवासी। जिसका यह देश है वही इस देश में नागरिकता की तलाश में ढूंढ रहा है, उसको उसकी नागरिकता को भी रिफ्यूज कर रहे हैं आप। आदिवासी नहीं है इसका मतलब यह है कि आदिवासी जो भी लोग यहाँ रहते हैं उनकी नागरिकता को रिफ्यूज कर रहे हैं आप। आदिवासी इस देश में नहीं रहते, यानी वो नागरिक नहीं है इस देश के, यानी आप किसकी सिटीजनशिप को भी
आप लोग रिफ्यूज कर रहे, इट इज वेरी रॉन्ग। ये ऐसा अन्याय तो किसी देश में किसी आदिवासी कौम के साथ में नहीं हुआ जो भारत में हो रहा है। एक बोल देना कि भाई आदिवासी नहीं है इस देश में, इसका मतलब ये होता है कि आदिवासी नागरिक ही नहीं है। नागरिक जो है वो आदिवासी नहीं है। आदिवासी जो अपने आप को बोल रहे हैं वो नागरिक भी नहीं है। कल ऐसा बोलेंगे ये लोग, आप आदिवासी जनजाति बोलो तो आप नागरिक रहोगे, आदिवासी बोलोगे तो देश के नागरिक नहीं रहोगे। ये पहलू आने वाला है इस देश में। ये देश में कौन सी लड़ाई होगी फिर? किस बात के लिए आदिवासी लड़ेगा? ये है, हमको मालूम है कि ये लड़ाई से हम कुछ नहीं हासिल कर सकते, लेकिन दुख इस बात का है कि ये देश हमारा है। यहाँ की जल जमीन जंगल पे पहला राइट आदिवासियों का है। हम इस बात को भूले नहीं। हमारा मजदूर भी है तो आज वो समझ रहा है कि इस देश का वो मालक है। आप कितने दिन किसी को दबा सकते हो? और भारत का संविधान ये सबके लिए बराबर है। आदिवासियों को डिफाइन किया है संविधान ने। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है ये कि शेड्यूल ट्राइब आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ दिस कंट्री। ये अगर तुमने कॉन्स्टिट्यूशनली बात को ना मानते हुए ये बोल देना कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, ये क्या प्रतीक करता है? क्योंकि वो समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं है, उन समाज के लोगों को अंग्रेजी नहीं समझती है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं गए, उनके लीडर को दबा के रखे आपने। ये अन्याय तो किसी समाज पे नहीं हुआ जितना आदिवासियों पे हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जनरेशन आखिरी जनरेशन है आदिवासियों, और इस आखिरी जनरेशन को बचाने के लिए हमारी आखिरी जनरेशन द्वारा आखिरी जनरेशन को बचाए जाने के लिए लड़ी जाने वाली जो लड़ाई है, ये आखिरी लड़ाई है हमारे कौम की, हमारे एग्जिस्टेंस की आखिरी लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की आखिरी लड़ाई है। भारत सरकार को हम प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि हमको हमारे ओरिजिनल नाम से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है, भगवान राम यहाँ पैदा हुए, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो देश के सभी लोग मान लेते हैं। लेकिन आदिवासी इस देश में रहते हैं, आदिवासी शेड्यूल ट्राइब आदिवासी है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है, कोई नहीं मानता। उसी सुप्रीम कोर्ट को तुम इधर इंप्लीमेंट करते हो और उसी सुप्रीम कोर्ट का इधर अवहेलना करते हो। ये देश में यानी आदिवासी का प्रश्न आया तो देश का कोई संविधान काम नहीं करता है। किसकी जमीन पे प्रोजेक्ट है देश के? आदिवासियों की जमीन पे। टाटा बिरला के पास कौन सी जमीन थी, या कौन से बाकी लोगों की जमीनों पर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए? उजड़ा कौन है? सबसे ज्यादा विस्थापित होने वाला इस देश में आदिवासी है। यानी देश के डेवलपमेंट के लिए भी इधर भारत का विकास और आदिवासियों का विनाश, ये समांतर प्रक्रिया चल रही है। ये बहुत दुखदायी प्रश्न है, हमारी पीड़ा को बहुत बढ़ाता है ये दृश्य। हम रिक्वेस्ट करते हैं बाकी संगठनों से, ओबीसी संगठन है, एससी संगठन है, माइनॉरिटीज, धार्मिक अल्पसंख्याक है, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ये जितने भाई लोग हैं, हिंदू भाई है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस देश की वास्तविकता को पहचानते हुए ये स्वीकार करो कि इस देश में आदिवासी रहते हैं, वो इसके मालिक है, उन्होंने किसी का कुछ छीना नहीं है। इतिहास है कि आदिवासियों ने किसी की जमीन नहीं छीनी, उल्टा आदिवासियों की जमीन छीनी गई है, ये इस देश का इतिहास है। तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए। एक पूर्व मानवता के साथ, एक सच्ची मानवता के साथ अगर आप इस देश को चलाना चाहते हो तो देश के हर किसी को, किसी भी विचारधारा का आदमी रहे हो, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि आदिवासी भारत का पहला नागरिक है और वो मूल मालिक है, उसको उसके जल जमीन जंगल के अधिकार मिलना चाहिए। वर्तमान समय में आदिवासियों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो दो सबसे मुख्य समस्या है। पहली, युवाओं में व्याप्त बेरोजगारी, और दूसरा जो आदिवासी क्षेत्र है उस क्षेत्र में चल रहा उनका पलायन। तो इन दो विषयों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 5वीं 6वीं अनुसूची है। 6वीं अनुसूची 7 सिस्टर्स जो कंट्री है, स्टेट्स है, जो उत्तर पूर्वी राज्य है जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, वहां पे 6वीं अनुसूची, और इधर जो शेष भारत है यहाँ पे 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है। जितनी नौकरियां यहाँ हो वो उसकी 90% नौकरी आदिवासियों को मिलना चाहिए, ये कानूनी प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद जो डेवलपमेंट होता है, जो 5वीं अनुसूची में डेवलपमेंट हो रहा है, गैर आदिवासियों को जमीनें दी जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सरकार जमीनें ले रही है, इसमें आदिवासियों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित नहीं की गई। आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार की कमी, उनकी जमीनों से उनको बेदखल कर रहे हैं, उनकी जमीन से जो नहर जारी थी बाजू से, उस नहर का डाइवर्शन कर दिया गया, वहाँ बड़े बड़े वाटर पावर प्लांट्स बना दिए गए। वो पावर प्लांट को जमीन, अब पानी सप्लाई हो रहा है, आदिवासी की जमीन पहाड़ों पर है,
वो पठारी क्षेत्रों पर है तो उनके पास फसल नहीं होती। एक फसल कुदरती फसल के रूप में वो लोग एक फसल ले लेते हैं, बाकी समय तो उनको बेरोजगार रहना पड़ता है। एक अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाके आदिवासी काम कर रहा है। विश्व के देशों में सबसे ज्यादा अगर मजदूर किसी देश में रहते हैं तो वो भारत में है, और भारत में सबसे ज्यादा मजदूर अगर किसी प्रदेश में रहते हैं तो वो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का मजदूर पूरे देश में जाके काम करता है। मध्य प्रदेश को बाजार बोलते हैं मजदूरों का। हर एक आदिवासी के बाद दूसरा आदिवासी इस प्रदेश में मजदूर है। अब ग्रेजुएट लड़की भी गड्ढे खोदने का काम कर रहे हैं, लड़कियां गड्ढे खोदने का काम कर रही है, पूरा परिवार गड्ढे खोदने का काम करता है, तब जाके उसको रोटी नसीब होती है। ऐसी दशा किसी की नहीं है। इसको काम नहीं बोलते, इसको सजा बोलते हैं। इस देश में मैला साफ करना, नाली साफ करना, ये गवर्नमेंट का सर्विस का पार्ट हो गया है। गड्ढे खोदना कभी गवर्नमेंट सर्विस का पार्ट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने स्वयं रोजगार योजना, वो रोजगार गारंटी योजना चलाई। उस रोजगार गारंटी योजना का यूज क्या है? थोड़ा आदिवासियों की 5वीं अनुसूची क्षेत्र में देख लीजिए कितने आदिवासियों को रोजगार मिल रहा है। लूट हो रही है इसकी खुलेआम। गैर आदिवासी ठेकेदार रहता है, बड़े बड़े ठेकेदार आदिवासी नहीं है, गैर आदिवासी है। लकड़ी आदिवासियों की, जो आरा मशीन है वो गैर आदिवासियों का। कोयला आदिवासियों का, उनके जमीन पर जिस कोयले का मालिक जो है, खदान का मालिक गैर आदिवासी होता है। पूरा दोहन गैर आदिवासी लोग कर रहे हैं। पूरा पर्यावरण का दोहन गैर आदिवासी लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े रिजोर्ट्स बना रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में, जैसे काना हो गया, पेच हो गया, ताड़ोबा हो गया। ये बेल्ट में आदिवासियों की क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। वहां पर गैर आदिवासियों के रिजोर्ट्स खुले हम ये करते हैं, गवर्नमेंट उनको मदद कर रही है। यानी आप वो आदिवासी को तो चांस ही नहीं है उसके क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट के। उसका जमीन पे कोयला है, उसकी जमीन पे लकड़ी है, उसकी जमीन पे मेडिसिन है। मेरे को बताइए कोई आदिवासी आयुर्वेदिक मेडिसिन बेच रहा है क्या? रामदेव बाबा कमा रहे हैं आदिवासियों से, 1 रुपए किलो से आंवला लेते हैं और बाकी मार्केट में 200 रुपए किलो बेचते हैं। तो ये राष्ट्र संत हो गए, राष्ट्रीय पुरुष हो गए। ये स्वदेशी आंदोलन है। आदिवासियों का दोहन करके जो आंदोलन चलता है वो स्वदेशी हो सकता है। मूल मालिकों का दोहन, ऐसे कई क्षेत्र है आदिवासियों के, मैं बताता हूं आपको। उनको मालूम नहीं देश का राष्ट्रपति कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है। ये बस अवस्था है आदिवासियों की। और उनके नाम पे जितनी योजना है, आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा एनजीओ काम करते हैं। इनको फॉरेन फंडिंग होती है और ये एनजीओ बम कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। एक एक आदमी लाख लाख रुपए कमाता है। यानी आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के नाम पर गैर आदिवासी आदमी कमा रहा है। आदिवासी आदमी बेचारा वही है। आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण खत्म करना है, भूखमरी खत्म करना है करके गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रही है, एनजीओ बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वो कुपोषण खत्म होने के बजाय दिन ब दिन वो बढ़ रहा है। आदिवासी बच्चियों को बेचा जा रहा है। बेचारे कॉन्ट्रैक्ट यानी बंधुआ मजदूर जैसे उनको ले जाते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, इन्हीं क्षेत्रों से लेके जाते हैं। कोई बात नहीं कर रहा उसमें, कोई सीरियस नहीं है। दुख की बात है कि हमारे लोग भी सीरियस नहीं है, हमारा नेता सीरियस नहीं है, वो सब्जेक्ट ही नहीं मानते इसको। और आप कब तक दबाओगे किसी को? ज्यादा दिन आदिवासियों की आवाज आप दबा नहीं सकोगे। जो हम पे बीत रही है, जो हमारी तकलीफ है, जो हमारा दर्द है, उसको कोई नहीं समझ रहा है। अगर हम कुछ थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोल दिए तो उसको बड़ी हेडलाइन बना देते हैं। अभी ये बताइए ना मुझे कि संविधान बोलता है आदिवासी है हम, शेड्यूल ट्राइब आदिवासी है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है हम आदिवासी है, प्रधानमंत्री बोलते हैं आप जनजाति हो। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद होता है और गैर संवैधानिक भाषा कैसे कर रहे हो आप? पूरे देश में मुहिम चलाई गई, जनजाति गौरव दिवस। आदिवासी गौरव दिवस क्यों नहीं बोलते आप? क्या मतलब है जनजाति का? जनजाति आदमी नहीं है क्या? जनजाति ये मानववाचक शब्द है क्या? न जाति मानववाचक शब्द है न जन। एक ऐसी जाति, यानी आप आदिवासियों को कास्ट सिस्टम का हिस्सा बनाना चाह रहे हो। आदिवासी इस देश की जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, वो इस देश की सांस्कृतिक व्यवस्था का सबसे मुखिया है। उसको आप इस तरीके से अपमानित कर रहे हो, ये दुख होता है इस बात का। और ये खुलेआम आदिवासियों के खिलाफ में षड्यंत्र ही माना जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये संवैधानिक भाषा नहीं हो सकती है। शेड्यूल ट्राइब टू कॉल्ड आदिवासी एज जनजाति, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज।
वो ये नहीं हो सकता और हम इससे सहमत नहीं है। वर्तमान समय में आप एक यूथ आइकॉन हैं। आप हमारा ये लास्ट प्रश्न भी है कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? पढ़ो, लड़ो और बढ़ो, जो बिरसा मुंडा ने बोला है। उनको पढ़ना ही पड़ेगा, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। उसको कुछ समझना पड़ेगा, इस देश की व्यवस्था को समझना पड़ेगा, अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा, संविधान को समझना पड़ेगा और अपने अधिकारों को लड़ के लेना पड़ेगा और बढ़ना पड़ेगा। उसका एक ऐसे चक्रव्यूह में आदिवासी युवा फंसा हुआ है कि उसको अपने लिए रास्ते खुद बनाने हैं। उनको कोई मदद नहीं करता, मदद भी करता है तो उसको एक दूसरे तरीके से, कोई बोलता है कि तू हिंदू बोल दे, हम तेरे को ये योजना दिला देते हैं। तो हिंदू बोल खुद को, तो तेरे को हम वो योजना बुला देते हैं। तू क्रिश्चियन बोल तो हम तेरे को ये योजना दिला देते हैं। यानी रोटी के बदले उसका कन्वर्शन कर रहे हैं। रोटी के बदले रोजगार, यानी रोटी, पैसा भी नहीं बोल सकते इसको, सिर्फ रोटी के खातिर उसका कन्वर्शन होता है इस देश में। ये टेम्पररी कन्वर्शन है। हमारा वर्ग अगर पढ़ लिख लेगा तो परमानेंट कन्वर्शन करेंगे हम पूरे समाज का। ये अपने मूल में आएगा ही आएगा। वो उसको जिस दिन पता चलेगा कि वो कौन है इस देश का, वो अपने राइट्स की तरफ आएगा। उसको टंट्या भील समझेगा, उसको बिरसा मुंडा समझेगा, उसको बाबूराव शर्मा के समझेगा, राघोजी भांगरे समझेगा। उसको अपने शहीदों का जब विचारधारा और उसके सिद्धांतों को वो समझ लेगा, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। हाँ, एक बात है, बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा है आदिवासी युवा। उसमें नर्वसनेस दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट के प्रति और नेताओं के प्रति, संविधान के प्रति। वो उसमें एक अविश्वास निर्माण हो रहा है। ये खतरनाक बात है, इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। ये चीज वो आदिवासियों को एक विद्रोही रूप धारण कर लेगी, क्योंकि आप कितने दिन किसी को भूखा रख सकते हो? उसके सामने रोटी का प्रश्न है, उसके सामने जिंदा रहने का प्रश्न है। ऐसे वक्त आदिवासियों को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ेगा। हम खुद चाहते हैं कि वो मुख्य प्रवाह में रहे, राष्ट्रीय प्रवाह में आए, उसको उतना तो सस्टेन हो जाए वो कि वो रोजगार ये कर सकेगा, कुछ अपने लिए जिंदा रहने के साधन जुटा पाएगा। अगर उसको वो भी साधन उससे छीन लिए जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये देश में क्या होगा। और ये केवल आदिवासियों की बात नहीं है, हिंदू हिंदू बोल के ब्राह्मणों में क्या हाल हो गए। जो ब्राह्मण किसी समय कथा बाजता था, वो ब्राह्मण आज बियर बार के सामने चौकीदारी कर रहा है। उसकी हालत भी ये हो गए है। आप धर्म से किसी समाज को बदल नहीं सकते। अगर आपको बदलना है तो उसमें सांस्कृतिक क्रांति को पैदा करना पड़ेगा। उसको धार्मिक ये साँचे में ढाल के किसी देश का डेवलपमेंट नहीं हुआ। बता दीजिए किसी देश का अगर ऐसा डेवलपमेंट हुआ है। ये डेवलपमेंट नहीं है, उसमें आदमी का विकास नहीं है। ये मानव केंद्रित विचारधारा नहीं हो सकती है, ये क्षेत्र और धर्म केंद्रित विचारधारा है। धर्म मानव के लिए हो सकता है, मानव धर्म के लिए नहीं हो सकता है। और ये हमारी आदिवासी संस्कृति में तो सब समान है, जानवरों को भी उतना सम्मानजनक स्थान है। ऐसा किसी धर्म में नहीं है जो आदिवासी संस्कृति में है। एक समय आएगा, ये देश के ही नहीं सभी विश्व के लोग आदिवासी संस्कृति को अपनाएंगे। ये धार्मिक मकड़ जाल से बाहर निकल जाएंगे, वो कोई भी रहे। क्यों ब्राह्मण इंसान नहीं है, आदिवासी इंसान नहीं है, दलित इंसान नहीं है, ओबीसी इंसान नहीं है, मुस्लिम इंसान नहीं है। इनको रोटी की जरूरत नहीं है, इनको काम की जरूरत नहीं है। आप ये पैमाना नहीं लगा सकते कि भाई ये हिंदू है करके सुरक्षित है। बताइए बड़ा कितने हिंदू है, बेचारे सभी तो हिंदू है। वो उनकी हालत क्या है आज? बेरोजगारी सबसे ज्यादा भारत में है, गरीबी सबसे ज्यादा भारत में है। विश्व का सबसे गरीब आदमी काला हांडी में मिला है, उड़ीसा के काला हांडी में, और वो भी आदिवासी आदमी। इस पर कोई बात नहीं करता है कि विश्व का सबसे ज्यादा गरीब आदमी भारत में है और वो आदिवासी है। विश्व में सबसे ज्यादा भूख से मरने वाले लोग भारत में हैं, वो मेलघाट में है, वो भी आदिवासी है। विश्व में सबसे ज्यादा महिलाओं का खरीदी फरोख्त होता है, वो आदिवासी क्षेत्रों में है। विश्व में सबसे ज्यादा यानी शोषित पीड़ित जो वर्ग है वो भारत का आदिवासी है। इसका मतलब ऐसा होता है। इसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, केवल कन्वर्शन, उसको धार्मिक पैमाना अपनाकर उसको सांप्रदायिक साँचे में ढालने वाली जो बात हो रही है, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। झूठ को सिद्धांत नहीं समझा जाता, झूठ का छदम राष्ट्रीयवाद ये नहीं चलेगा इस देश में। आपको एक्चुअल ट्रैक पे आना पड़ेगा, वो कोई भी रहे। आदिवासी भी कल झूठ बोल के आगे बढ़ेंगे तो उनको भी पीछे आना पड़ेगा।
ये देश सच्चाई पे चलना चाहिए, ये देश में सच्ची विचारधारा होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका साथ रहना चाहिए, किसी का अपमान न हो। और हम इसलिए बोल रहे हैं कि आदिवासी को आदिवासी बोलो, आदिवासी को आदिवासी बोलने से कौन से समूह का अपमान होता है बताइए? ब्राह्मणों का अपमान होता है? नहीं होता है। उनको क्या तकलीफ है इससे? ये देश का पहला आदमी बन गया, ब्राह्मण को क्या तकलीफ है भाई? वो तो धर्म का पहला आदमी है, वो तो भगवान से पहले ब्राह्मण है, तब भगवान आया है। भगवान के पास जाने के लिए ब्राह्मण के पास जाना पड़ता है, ब्राह्मण के माध्यम से जाना पड़ता है। इतना बड़ा स्टेटस तो ब्राह्मणों को है, लेकिन जो नेचुरल स्टेटस है आदिवासियों का, उसको रिफ्यूज करना ये किसी भी धर्म के लोगों को गवारा नहीं है। यहां तक के बेचारे ब्राह्मण भाई भी बोलते नहीं नहीं ये बात सही है। आज पढ़े लिखे लोग भी ये सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट विचारधारा के लोग, संकुचित माइंड के लोग आदिवासियों को उनकी पहचान से दूर कर रहे हैं, उनकी पहचान को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये दुखदायी है। आज के दिन बिरसा मुंडा की जयंती पर भारत के वो तमाम गरीब, शोषित, पीड़ित लोग, जो कोई भी रहे, इस देश का उच्च वर्णीय समाज से क्यों ना आता है, इस देश का नीचे वर्णीय, इस देश का मुसलमान, इस देश का क्रिश्चियन, इस देश का हिंदू, इस देश का कोई भी व्यक्ति रहे, उस गरीब आदमी को जो रोटी के लिए लड़ रहा है, जो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, उसको बिरसा मुंडा का क्रांतिकारी अभिवादन हम लोग आज के दिन देते हैं। बिरसा मुंडा का आंदोलन इस देश का आंदोलन है, इस देश के गरीबों का आंदोलन है, केवल आदिवासियों का नहीं। ये देश के गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ितों का आंदोलन है। बिरसा मुंडा एक ऐसी सोच है जो हर आदमी में, हर मजदूर आदमी में, हर मजबूर आदमी में प्रेरणा निर्माण करती है, और ऐसी सोच इस देश में रहना चाहिए। इस देश का वास्तविक भूमालक यानी आदिवासी और वास्तविक भूमालक की लड़ाई लड़ने वाले यानी बिरसा मुंडा जैसे लोग, आज शहीद बिरसा मुंडा का जो जयंती हम लोग मना रहे हैं, भारत के तमाम लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को हाथ जोड़ के विनंती है, तमाम संगठनों को हाथ जोड़ के विनंती है कि आदिवासियों को उनकी पहचान से दूर मत करो। आदिवासियों को उनकी सही पहचान आज के दिन तो भी दो। आज के दिन घोषित करो कि आदिवासी इस देश के मालिक है और इस देश का पहला आदमी है। यही हमारी इच्छा है जो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है। धन्यवाद। अंतिम में संपूर्ण जागो आदिवासी यूट्यूब चैनल के तरफ से दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब हमें पता चला था कि दादा यहाँ पर आए हैं तो हमें ये भी विश्वास नहीं था कि दादा इतना समय हमारे लिए निकालेंगे। तो दादा, आपने जो हमारे लिए इतना समय निकाला उसके लिए पूरा हमारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपसे धन्यवाद, अभिवादन करते हैं। अंतिम